वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार आता रहता है, ठीक है। प्रिसीजन किसको बोलते हैं? प्रिसीजन किसको बोलते हैं? एनीबॉडी? प्रिसीजन मींस हाउ कंसिस्टेंट योर रिजल्ट्स आर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम प्रिसीजन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन मेजरमेंट्स आर रिपीटेड, हाउ कंसिस्टेंट योर रिजल्ट्स आर, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। तो मैथ्स में क्या है, आप मेजरमेंट को कितनी बार भी रिपीट करो, ठीक है, रिजल्ट हमेशा कैसे आते हैं? कंसिस्टेंट आते हैं, कंसिस्टेंट आते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। तो क्या बोलेंगे हम? प्रिसीजन बोलेंगे। प्रिसाइज वैल्यूज, ठीक है, प्रिसाइज वैल्यूज प्रेजेंट देयर, ठीक है। ड्यू टू रैंडम एरर, कुछ अगर रैंडम एरर है तो कुछ गलतियां आएंगी, अदरवाइज यू विल गेट कंसिस्टेंट रिजल्ट, ठीक है। प्रिसीजन में जो मेजरमेंट, जो वैल्यू आप मेजर कर रहे हो कितने क्लोज है आपस में एक दूसरे के, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन, ठीक है। क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी को बार बार मेजर करने से क्या क्लोजनेस है उसके रिजल्ट में, ठीक है, ये होता है उसका प्रिसीजन। उसके बाद ब्यूटी, मैथ्स में ब्यूटी क्या है? ब्यूटी है इसकी एब्सोल्यूटनेस। एब्सोल्यूटनेस मतलब पर्टिकुलर फॉर्मूला लगा के अगर आप कोई चीज सॉल्व कर रहे हो, यू विल गेट द सेम आंसर, योर फ्रेंड विल गेट द सेम आंसर, योर टीचर विल गेट द सेम आंसर, ठीक है, एवरीवन विल गेट द सेम आंसर, एब्सोल्यूटनेस, ठीक है। उसके बाद इज रेजिस्टेंट टू चेंज। रेजिस्टेंट टू चेंज मतलब जो सच है वो सच है, जो सही है वो सही है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। चेंज एंड फैशन, इसका जो सॉल्व करने का तरीका है, मेथड है, वो सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये है प्रिसीजन एंड ब्यूटी, इसको आप एक्सप्लेन करके पढ़ लेना, मैंने थोड़ा सा समझा दिया बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आता रहता है क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं करिकुलम रिफॉर्म एट नेशनल स्टेट लेवल एट देयर क्रिटिकल अप्रेजल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करिकुलम रिफॉर्म एट नेशनल एंड स्टेट लेवल, ठीक है, करिकुलम रिफॉर्म एट नेशनल एंड स्टेट लेवल एंड इट्स क्रिटिकल एनालिसिस। करिकुलम रिफॉर्म, the question is from unit 2. The question is from unit 2, curriculum reform at national and state level, national or state level. At their critical appraisal. At their critical appraisal. Okay? अब हम देखते हैं करिकुलम में क्या चेंज आया है, क्या रिफॉर्म आया है। मैथ्स का करिकुलम पहले कैसा था, अभी कैसा था। द टॉपिक इज फ्रॉम यूनिट 2, ठीक है, सेकंड यूनिट में से आपका ये टॉपिक है। मैथमेटिक्स करिकुलम पेज नंबर 63। If you are having Balaji book, it's on page number 63, एकदम नीचे देखिए बॉटम में।
ठीक है। राइट द रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम, एनसीएफ 2005, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अच्छा, अभी मुझे आप बताइए, अभी जो मैथ्स की बुक्स आई है, विच करिकुलम दे आर फॉलोइंग, विच करिकुलम फ्रेमवर्क दे आर फॉलोइंग, पता है आपको? नो मैम। Educational policy books are aligned or designed according to Educational Policy 2020, NEP 2020, and which curriculum framework they are following? Nobody? एनसीईआरटी मैम। NCERT is the body, na organization. Which curriculum framework they are following? NCERT has prepared the curriculum framework, obviously, but now in book it is mentioned NCF 2005. It is older one. Now they are following NCF 2023. Remember it. अभी जो नई टेक्स्ट बुक आई है मैथ्स की, they are following the curriculum framework NCF 2023. ठीक है, 2023 ओके। ठीक है ना? ठीक है। 2023। अब ओके मैम। मैथमेटिक्स के लिए क्या बोला गया था, ठीक है, करिकुलम में, पुराने करिकुलम में, चिल्ड्रन लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स रादर देन फियर इट, ठीक है। मैथ से बच्चे डरते हैं, वो फियर को दूर भगाना है। मैथ्स को कैसा बनाना है, बहुत एंजॉयबल बनाना है। एज अ मैथमेटिक्स टीचर, ठीक है, मैथ्स टीचर के लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट्स कैन नॉट विजुअलाइज द नंबर्स। वो नंबर उनको दिखता नहीं है, उनको लगता है पता नहीं क्या रैंडम चीजें टीचर सिखा रहा है, बिकॉज दे कैन नॉट विजुअलाइज इट एक्चुअली। मेन प्रॉब्लम यही है। तुम नंबर का कैलकुलेशन डिवीजन सीख रहे हो, एक फिगर नहीं आता उनके दिमाग में कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अगर विजुअलाइज कर पाएंगे ना, ठीक है, तो वो जल्दी सीखेंगे, डरेंगे नहीं। चिल्ड्रन लर्न इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स इज मोर देन फॉर्मूलाज एंड मैकेनिकल प्रोसीजर। मैथमेटिक्स सिर्फ फॉर्मूला और मैकेनिकल प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। Children see mathematics as something to talk about, to communicate through, to discuss among them, to work together. ठीक है, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज की तरह यूज करे बच्चा बात करने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेट करे, साथ में काम करे, पॉज एंड सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स, ठीक है, सॉल्व करे मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स को, सॉल्व करे जो उसके डे टू डे लाइफ में काम आएंगे। चिल्ड्रन यूज एब्स्ट्रैक्शंस टू परसीव रिलेशनशिप्स, टू सी स्ट्रक्चर्स, टू रीजन आउट थिंग्स। चीजों में ऐसा क्यों हो रहा है उसकी रीजनिंग फाइंड आउट कर सके, विजुअलाइज कर सके, ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है ना उसको विजुअलाइज कर सके। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, बेसिक कंटेंट एरिया है, वो सीखने हैं बच्चों को। टीचर्स एंगेज एवरी चिल्ड्रन इन क्लास विद द कन्विक्शन दैट एवरीवन कैन लर्न मैथमेटिक्स, ठीक है। First of all, you have to convince all of your students that all can learn mathematics, ठीक है, सब मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, ठीक है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। एनसीईआरटी न्यू करिकुलम, ठीक है, न्यू करिकुलम में क्या बोला गया, फ्रॉम फर्स्ट, एक्चुअली दिस इज ओल्डर वन। अभी हम न्यू बोल के पढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी बुक में मेंशन है न्यू इज 2023 एनसीईआरटी, नाउ वी आर फॉलोइंग इन ऑल द टेक्स्ट बुक्स, ओके। अभी जो फॉलो कर रहे हैं हम एनसीईआरटी 2023 है, ये 2005 के बारे में से मोस्टली चीजें सेम है पर थोड़ा बहुत अलग भी है, ठीक है। तो देखिए, तो आपका आज का ये होमवर्क है कि एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2023 में, ठीक है, क्या चेंजेस आए हैं मैथ्स के करिकुलम में, ओके। दिस इज योर होमवर्क, जस्ट फाइंड आउट द डिफरेंसेस। मैम ये बुक तो है ही नहीं हमारे पास। नहीं नहीं, इसमें नहीं, आपको नेट वेट पे मिलेगा, ये मैंने एक एक्स्ट्रा चीज दी है कि आप अभी जो प्रैक्टिकल वर्क में जाओगे कोई पढ़ा भी रहा होगा आई थिंक दिस स्कूल में, या आप जब बीएड के बाद जॉब के लिए जाओगे तो जो आपकी लेटेस्ट बुक्स आपको मिलेंगी वो सारी 2023 के हिसाब से है, ठीक है। ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना, आपकी नॉलेज अप टू डेट होनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। अभी तो आप यही लिखोगे बुक वाला तो यू विल गेट मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैम तो हमें मेन सब्जेक्ट की बुक मिलेगी कब? हमारी जो सब्जेक्ट है बीएड की, उसकी बुक मिलेगी? कौन सी सब्जेक्ट की बुक मतलब? जो हमारे अभी सब्जेक्ट है मैथ और फिजिकल साइंस, उसकी बुक तो हमारे पास है नहीं।
ये वाली बुक आपके पास नहीं है? टीचिंग ऑफ नहीं। मैथमेटिक्स नहीं है? नहीं। तो आप इंस्टीट्यूट में कॉल करके पूछो ना, बाकी बुक्स मिल गई है आपको? बाकी बुक्स तो मिल गई थी, हाँ। तो मैम से पूछ लेना, ठीक है? अगर आ गई होगी तो आप आके ले जाना। ओके मैम। ठीक है, पूछ लेना आप कॉल करके। ठीक। देखो फर्स्ट टू फिफ्थ में मैथ में क्या क्या पढ़ाने को बोला है? ज्योमेट्री पढ़ाने को बोली है, शेप एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। इसमें एस पी ए टी आई एल स्पेशियल का क्या मतलब होता है? एस पी ए टी आई एल स्पेशियल का क्या मतलब होता है? स्पेस के बारे में बात करते हैं, गैप के बारे में बात करते हैं, दैट इज स्पेशियल। स्पेट्स। नंबर एंड ऑपरेशन सिखाना है, मेंटल अरिथमेटिक सिखाना है, मनी मनी मेजरमेंट डेटा हैंडलिंग पैटर्न और टाइम के बारे में भी बताते हैं। ठीक है, अभी जो बुक्स है आपके फर्स्ट टू फिफ्थ में उसमें टाइम है, मनी है, ठीक है, टाइम भी है, इसमें टाइम मेंशन नहीं है पर टाइम भी होता है। 6 to 8 में नंबर सिस्टम एंड प्लेइंग विद नंबर्स, अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री 2D 3D बोथ, मेंसुरेशन, डेटा हैंडलिंग, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ठीक है, ठीक। मेंटल में नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। ठीक है, तो ये सब है। तो करिकुलम में क्या क्या चेंज है ये देखा गया है। ठीक है, अब जब आरटीई आया, आरटीई कब आया? 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ, 2009 में ये आया था पार्लियामेंट में, 2010 में ये पास हो गया था। ठीक है, 2010 फर्स्ट अप्रैल से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। उसके बाद मैथ्स के लिए क्या चीजें बोली कि मैथ्स का जो करिकुलम होगा कैसा होना चाहिए? कॉन्फॉर्मिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। मैथ्स की भी जो आप बना रहे हो ना, कंटेंट बना रहे हो, जो करिकुलम बना रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। बिल्डिंग अप चाइल्ड्स नॉलेज, पोटेंशियलिटी एंड टैलेंट को बिल्ड अप करने वाला होना चाहिए। फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज का डेवलप होना चाहिए। ठीक है, एक्टिविटीज के थ्रू लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, मैथ्स को भी आप कैसे पढ़ाओगे? एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाओगे। डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए आपका एजुकेशन। ठीक है, मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, ठीक। someone's microphone is unmuted, please mute yourself. Someone's microphone is unmuted, please mute your microphone. ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, और बच्चे को फियर, ट्रॉमा, एंजाइटी ये सब नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग स्टडिंग मैथ्स। ठीक है, उसको मैथ्स से डर नहीं होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट होना चाहिए मैथ्स का भी। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हैं करिकुलम में जो बोला गया था एलसीएम 2005 में। अब आपका चल रहा है एलसीएम 2023, तो दिस इज योर होमवर्क। आप पढ़ो समझो कि 23 में और 2005 में क्या चेंज है। एक मैंने आपको बताया कि टाइम का चैप्टर भी आ गया फर्स्ट टू फिफ्थ में, है ना? इसमें मनी वगैरह है पर उसमें टाइम भी आ गया है। ठीक है, और हम देखते हैं इसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आता है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, pedagogical analysis of topics of mathematics। ठीक है, अभी pedagogical analysis में आपके मैथ्स के टॉपिक्स होंगे जो आप मैथ्स आपने पढ़ रखा है, ठीक है, उसमें से ही करना है। pedagogical analysis कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या लिखना होता है मैं ये बता दूंगी, बाकी करना आपको खुद से ही है। ठीक है, pedagogical analysis में क्या क्या लिखना होता है, ठीक है, वो मैं बता दूंगी, बाकी आपको pedagogical analysis अपने आप ही करना है। ठीक है, जो टॉपिक्स दिए गए हैं वही आपको प्रिपेयर करना है पेडागोजिकल एनालिसिस के लिए। पेडागोजिकल एनालिसिस टॉपिक इज अगेन फ्रॉम यूनिट 2, सेकंड यूनिट से है ये। जो टॉपिक्स दिए गए हैं ना, यू हैव टू प्रिपेयर, आपको ये प्रिपेयर करने पड़ेंगे। पेडागोजिकल एनालिसिस
इसमें डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, आप देखिए सिलेबस में आपके हैं इक्वेशन, सेट, वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, इन टॉपिक्स के ऊपर पेडागोजिकल एनालिसिस करना है आपको। अब पेडागोजिकल एनालिसिस में क्या क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन पेडागोजिकल एनालिसिस में करना क्या क्या है। ठीक है, ठीक है मैम। और ओके मैम। आपको टॉपिक्स तो मैथ्स के अपने आप पढ़ रखे हैं, उसमें करना है। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 68 में है कंपोनेंट्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, आपको करना क्या होता है। ठीक है, कैसे करते हैं वो मैं बता दूंगी, बाकी आप करोगे अपने आप। कंटेंट्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ पीए, पेडागोजिकल एनालिसिस। ठीक है, इसमें हमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं। अभी ब्लूम सेक्शन में मैंने आपको बताया ना, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो लिखने होते हैं, वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आपको सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड एंड मटेरियल, कि कौन से टीचिंग मेथड से आपको पढ़ाना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी मेथड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, मेथड्स एंड मटेरियल्स। मेथड्स एंड मटेरियल्स, सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेस, सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेस, और फिर कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस, ठीक है। पेडागोजिकल एनालिसिस में किसी भी कंटेंट का आपको चार चीजें करनी है। पहले तो आपको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करना है, मतलब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चे के कौन से डोमेन का कौन सा लेवल इफेक्ट हो रहा है, बच्चे को क्या क्या करना आ जाएगा आपकी क्लास के बाद। ठीक है, उसके बाद टीचिंग का मेथड क्या है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, और मटेरियल कितना पढ़ाना है, कंटेंट क्या पढ़ाना है। सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइस पढ़ाने के बाद आप उसको कौन से टेस्ट लोगे, ओरल लोगे, रिटन लोगे, क्या करोगे, कैसे इवैल्यूएट करोगे, वो भी आपको प्रिपेयर करना है। फिर कंटेंट का एनालिसिस करना है कि पहले क्या बताना है, बाद में क्या बताना है, ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, चैप्टर रहता है ना, उसको यूनिट में, सब यूनिट में हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो पेज नंबर 69 पे ऊपर देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कांसेप्ट, आपका कांसेप्ट क्या है, उसमें मेजर कांसेप्ट क्या है और माइनर कांसेप्ट क्या है। ठीक है, मेजर कांसेप्ट होता है कुछ इंपॉर्टेंट होता है, वो मेजर कांसेप्ट होते हैं, और बाकी माइनर कांसेप्ट होते हैं। तो मेजर कांसेप्ट में से इंट्रोडक्शन है, उसका डेफिनेशन और एग्जांपल्स तैयार करने हैं। माइनर कांसेप्ट में टाइप्स आ जाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाते हैं, कैसे चेंज हो रहा है एक से दूसरे में। उसका फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, रॉबर्ट मेगर अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोच है, जिसको आरसीएम अप्रोच है। ठीक है, आरसीएम अप्रोच क्या होता है, आरसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लेसन प्लान में जब आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखते हो, उसको लिखने के डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं। एक होता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग लर्निंग, रॉबर्ट मेगर अप्रोच होता है जो बाद में आया है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। ठीक है, रॉबर्ट मिलर अप्रोच और आरसीईएम अप्रोच से थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी ये भी सिमिलर ही होता है। आरसीएम अप्रोच होता है क्या, आरसीएम है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ मैसूर। ठीक है, आरसीईएम अप्रोच कहीं मिले बीएड में, बाद में आपको आरसीईएम अप्रोच आपको पता होना चाहिए, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म्स में हमें लिखना है। उसके बाद टीचिंग मेथड और मटेरियल सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर इवैल्यूएशन डिवाइसेस, इवैल्यूएशन डिवाइसेस में ठीक है रिकैपिचुलेशन कराना है, रिवाइज करवाना है, जो भी आपने पढ़ाया ना क्लास के ओवर होने से पहले 5-10 मिनट पहले आप हमेशा क्लास को खत्म कर दो, रिवाइज करवाओ, उसको बोलते हैं रिकैपिचुलेशन। और आपको होम असाइनमेंट या होमवर्क देना है आपको। ठीक है,
होमवर्क ऐसा होना चाहिए, होमवर्क ऐसा दो जो आप एक दिन में करके बच्चा अगले दिन ला सके, रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। और जो आपने कराया ना उसके आगे का कुछ होना चाहिए होमवर्क में, हमेशा जो दिया है वही लर्न क्लास वर्क, रिवाइज क्लास वर्क, ऐसा होमवर्क नहीं होना चाहिए। चेकिंग, ठीक है। होमवर्क इतनी क्वांटिटी में दो कि आप भी बर्डन फ्री होकर रोज का रोज होमवर्क चेक कर सको। इतना सारा दे दो ना कि फिर आप भी नहीं चेक कर पाओ, फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। कंटेंट एनालिसिस, पेडागोजिकल एनालिसिस ये सब आपने पढ़ा। अब आप देखो यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है, देखो यहाँ पे पेज नंबर 73 पे कैसे करते हैं हम वो देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप लिखोगे पेडागोजिकल एनालिसिस में कंटेंट एनालिसिस। अब ट्रिग्नोमेट्री का आप क्या क्या बताने वाले हो, आप बताओगे इंट्रोडक्शन, आप बताओगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताओगे, फॉर्मूले बताओगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बताना है, ठीक है। ये हो गया कंटेंट, इतना आपको बताना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, अब हम ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं। ये सब पढ़ने से ना बच्चे के कौन से डोमेन का कौन सा लेवल इफेक्ट होगा, बिहेवियरल टर्म्स या एक्शन वर्ड्स को यूज करके हम लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट विल एबल टू डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री, ये नॉलेज का एक्शन वर्ब होता है, ठीक है। स्टूडेंट विल एबल टू एक्सप्लेन द टर्म ट्रिग्नोमेट्री, ये अंडरस्टैंडिंग का एक्शन वर्ड होता है, एक्सप्लेन, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। स्टूडेंट विल एबल टू एक्सप्लेन द ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये भी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। स्टूडेंट विल एबल टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर फाइंडिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये है एप्लीकेशन, ठीक है। उन रेशियोज को यूज करके वो साइड ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकता है। स्टूडेंट विल एबल टू टेल द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स, एप्लीकेशन। स्टूडेंट विल एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो ये कर सकता है बच्चा। उसके बाद प्रूफ, प्रूफ करना, ठीक है, प्रूफ करना है। प्रूफ करते हैं लॉजिक रीजनिंग लगा के, जब हम कुछ चीज प्रूफ करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, हाईएस्ट लेवल होता है इवैल्यूएशन। स्टूडेंट विल एबल टू फाइंड द हाइट्स ऑफ डिफरेंट थिंग, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स को कंपेयर करना, एनालिसिस। स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट्स ऑफ लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का है। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन डेली लाइफ का वो समझ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, पढ़ाने के बाद बच्चों को किस किस चीज की नॉलेज हो जाएगी वो सारा हमने लिख लिया, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्रिपेयर करना है, एग्जाम में आएगा जो टॉपिक्स मेंशन है ना, इसमें से 2 कम से कम आते हैं या 1 आएगा, जो भी आएगा आपको प्रिपेयर करना है इसी तरीके से, ठीक है। टीचिंग मेथड्स, एक्टिविटीज, टीचिंग एड्स आपने क्या क्या यूज किए वो भी लिखना होता है। टीचिंग कैन यूज इंडक्टिव मेथड, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अभी ये मेथड्स क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप देख लो कि मेथड लिखना होता है, मेथड्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अभी ब्लैक बोर्ड टेक्निक, ठीक है। ये एक्टिविटीज एंड टीचिंग एड्स क्या है, एक्टिविटीज है टू एक्सप्लेन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाय द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ डिफरेंट एंगल को करने के लिए आप डिफरेंट टीचिंग एड्स और एक्टिविटीज का यूज करोगे। स्टूडेंट हाउ टू प्रूव डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सब टॉपिक्स एक्सप्लेन करने के लिए आप डिफरेंट टीचिंग एड और एक्टिविटीज का यूज कर सकते हो। इवैल्यूएशन में, ठीक है, इवैल्यूएशन के जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, वो लिखा हुआ है, डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री, डिफाइन एन एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो आप टेस्ट लोगे पढ़ाने के बाद उसका इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेडागोजिकल एनालिसिस बनाना है, पहले कंटेंट एनालिसिस, फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, फिर आपको टीचिंग मेथड, एक्टिविटी, टीचिंग एड जो भी आप प्रिपेयर करोगे उसके बारे में, और लास्ट में इवैल्यूएशन। आ गया सबको समझ में, प्लीज कंफर्म। Yes, ma'am. सबको आ गया समझ में। ऐसे ही आपको मैं सारे नहीं एक्सप्लेन करूंगी, आपको स्टेप्स बता दिया मैंने कैसे करना है, तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के लिए इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स मेंशन है ऐसे आपको करना है। अब हम आएंगे टीचिंग मेथड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीचिंग मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स।
जब आप स्कूल वगैरह ज्वाइन करोगे, टीचर डायरी लिखोगे, तो ऑन द फर्स्ट पेज यू हैव टू राइट द टीचिंग मेथड। ठीक है, तो टीचिंग मेथड पता होना बहुत जरूरी है। बोलेंगे कैसे पढ़ के आए हो बीएड में कि आपको टीचिंग मेथड ही नहीं पता, ठीक है ना। बोलेंगे आपने क्या पढ़ा, तो आप बोलना बिल्कुल हम पढ़ के आए, हमें पता है टीचिंग मेथड। ठीक है, अभी पढ़ते हैं हम टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड फर्स्ट वन इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। सबसे ज्यादा यही मेथड यूज होता है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। सबसे ज्यादा यही यूज होता है मैथ्स में, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। एनालिटिक सिंथेटिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब होता है यूरोस्कोप, वर्ड का मतलब होता है डिस्कवर करना, फाइंड आउट करना, ठीक है। इसमें जो नॉलेज है वो लर्नर खुद डिस्कवर करेगा। इसमें पैसिव लर्नर नहीं है कि मैंने जाके मैथ सॉल्व करवा दिया सम और बच्चा बैठ के ठीक है कॉपी कर रहा है या लिख रहा है, नहीं। यहाँ पे नॉलेज लर्नर को खुद ही डिस्कवर करनी है, ठीक है। हम इसके लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, हम फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेंगे, पर जो नॉलेज है वो डिस्कवर कौन करेगा, लर्नर ही करेगा। दिस इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। टीचर एक बस ऑब्जर्वर का काम करता है, इंडिपेंडेंटली बच्चा अपने आप वो काम करता है। टीचर बस एक गाइड का काम करेगा, जहां देखिएगा रॉन्ग जा रहा है बच्चा बस गाइड करेगा कि बेटा ये मेथड सही नहीं है, आप ठीक है दूसरा मेथड ट्राई करके देखो, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद आते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड के हम मेरिट डिमेरिट देखते हैं। मेरिट क्या है कि यहाँ पे लर्नर सेल्फ प्रैक्टिस से सीख रहा है, ठीक है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चे की क्योंकि अपने आप से कर रहा है, मीनिंगफुल लर्निंग है, ठीक है। फॉरगेटिंग भूलता नहीं है क्योंकि बच्चा खुद कर रहा है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाता है स्टूडेंट में। द स्टूडेंट एक्वायर कमांड ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे बच्चे की कमांड होती है, ठीक है। एग्जैक्ट एंड ब्रिंग देम क्लोजर टू ट्रूथ, ठीक है। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट फॉर द सब्जेक्ट, इससे बच्चे का इंटरेस्ट भी बढ़ता है उस सब्जेक्ट के लिए। डिमेरिट क्या है, लोअर क्लासेस के बच्चों के लिए अपने आप करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आपको करवाना पड़ता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट थिंकर नहीं होते तो उनके लिए ह्यूरिस्टिक मेथड एप्लीकेबल नहीं है। स्लो मेथड होता है, बहुत टाइम लगेगा, बच्चा अपने आप से करेगा, हजारों गलतियां करेगा, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, सीखेगा, अच्छी बात है, पर आपको एक विद इन टाइम स्कूल में सिलेबस कंप्लीट करना होता है तो उसमें प्रॉब्लम है। लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। स्टूडेंट को भी बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है इस मेथड में, और सिलेबस मुश्किल करने के लिए टीचर, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए टीचर के लिए बहुत मुश्किल मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। बड़ी क्लासेस जहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रेंथ है क्लासेस की, वहाँ ह्यूरिस्टिक मेथड पॉसिबल नहीं है। हार्ड वर्किंग और ओरिजिनल थिंकिंग टीचर्स के लिए ही पॉसिबल है, तो उसमें बहुत मेहनत लगेगी, आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं सीखेगा बच्चा, ठीक है। ये मेथड तब सक्सेसफुल है जब आपके पास वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीज है, लेबोरेटरीज है और अच्छे टेक्स्ट बुक्स है, ठीक है। तब ये मेथड फॉलो करोगे तो फिर भी समझ में आता है, जहाँ सपोर्ट मटेरियल है, बच्चा जाकर लाइब्रेरी से बुक लेके फ्री पीरियड में देख सकता है, ठीक है, कि कैसे करना है बिना टीचर के बताए, ऐसे पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है।
इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, बच्चे प्रोसेस में आप टीचर एक प्रॉब्लम दे रहा है, बच्चा उसको सॉल्व कर रहा है, ठीक है, इससे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बढ़ती है बच्चे की, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बच्चे को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है और डिफाइन करना होता है कि इसमें करने को क्या बोला है। जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, मैथ में वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे उसमें पहले पढ़ के समझना पड़ता है कि इसमें क्या गिवन है, क्या निकालना है, प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या ढूंढना है। तो 10 लाइन की बातें लिखी होती है, पहले उसमें हमें रीड करके अपने काम की बात ढूंढनी पड़ती है कि इसमें क्या निकालने को बोला है और क्या गिवन है, ठीक है। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं कैसे निकलेगा। फॉर्मुलेटिंग टेंटेटिव हाइपोथेसिस, पहले तो हम मन में एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि नहीं इसको ऐसे करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। फिर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, फिर हम करके देखते हैं, ठीक है, वेरीफाइंग ऑफ द रिजल्ट और चेकिंग द रिजल्ट, और लास्ट में आ जाता है तो हम रिजल्ट को चेक भी करते हैं कि सही आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो आप देखना, ठीक है, मैं स्टेप्स बता रही हूँ आपको। उसके बाद आते हैं एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड। इसमें है, ठीक है, एनालिसिस करना मतलब एक पूरे होल को पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, या कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, ठीक है। अननोन से नोन की तरफ हम जाते हैं, पहले चीजें हमें पता नहीं होती, पर धीरे धीरे जब हम स्टेप्स में उसको सॉल्व करते हैं ना, फिर हमें आंसर मिलता जाता है। और कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें एक ही बार में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, हम इसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते जाते हैं और हमें आंसर मिलता जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एनालिटिक मेथड। एनालिटिक मेथड जैसे एग्जांपल में दिया हुआ, देखो पेज नंबर 91 पे एग्जांपल है, देखो a by b equal to c by d है, तो प्रूव दैट ac plus 4b square upon bc equal to c square plus 4bd upon dc, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पार्ट में ब्रेक करेंगे, पहले ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, फिर धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेरिट्स क्या है, इसको हम किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं एनालिटिक मेथड को, ठीक है, या कोई डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। रीजनिंग, थिंकिंग, टेकिंग डिसीजन, इनके लिए ये है, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट आप रीड कर लेना। डिमेरिट क्या है, बहुत लेंथी होता है, टाइम ऑब्वियसली एक थ्योरम प्रूव करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग है, लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। स्पीड और वर्किंग स्किल, स्पीड अटेन करना मुश्किल है इस मेथड में, ठीक है, टीचर कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड प्रॉपर्ली, ठीक है, हर टीचर को एनालिटिक मेथड प्रॉपर से अप्लाई करना सिखाना नहीं आता बच्चों को। सिंथेटिक मेथड मतलब सिंथेटिक, अभी हमने पढ़ा ना उसमें एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। सिंथेसिस मतलब पार्ट्स को जोड़ना, ठीक है, पार्ट्स को जोड़ना। जैसे यहाँ पे है, देखो पेज नंबर 95 पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, सिंथेटिक प्रूफ, इसमें पार्ट्स पार्ट्स होते हैं, आपको जोड़ के एज ए होल आपको चीजें बनानी पड़ती है, ठीक है। द लाइन दैट जॉइंस द वर्टिसेस ऑफ टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैविंग अ कॉमन बेसिस परपेंडिकुलर टू द कॉमन बेस, ठीक है। अब उसे प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना है, तो पार्ट्स को जोड़ के हमें फाइनली एक स्टेटमेंट पे पहुंचना है, प्रूव करना है, तो सिंथेटिक, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, ठीक है। इंडक्टिव मेथड में आप पहले एग्जांपल देते हो, फिर थ्योरम या फॉर्मूले पे जाते हो, ठीक है, पहले एग्जांपल देते हैं और फिर हम जनरलाइजेशन पे जाते हैं, फॉर्मूला बताते हैं। और डिडक्टिव मेथड में पहले आप थ्योरम या फॉर्मूला बताते हो, फिर आप एग्जांपल देते हो, ठीक है। तो इंडक्टिव में पहले एग्जांपल देंगे, फिर थ्योरी पे जाएंगे, डिडक्टिव में पहले थ्योरी बताएंगे, फिर एग्जांपल पे जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों मेथड सबसे ज्यादा यूज होते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो इंडक्टिव में पहले एग्जांपल देते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और कंक्लूजन पे बच्चा पहुंचने की कोशिश करता है, फिर जनरलाइजेशन भी टीचर बताता है कि अगर इस पे एप्लीकेबल है तो इसमें भी है, देखो चेक करो। फिर टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन, फिर टेस्ट करके वेरीफाई करके टीचर प्रूव करके दिखाता है, ठीक है। तो इंडक्टिव। डिडक्टिव में पहले रूल या फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है, फिर एप्लीकेशन है, इन्फ्रेंस है, एप्लीकेशन फिर एग्जांपल के साथ एप्लीकेशन बताते हैं, फिर इन्फ्रेंस और फिर वेरीफाई लास्ट में, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स है टीचिंग और टीचिंग मेथड्स ऑफ मैथ्स, मैथमेटिक्स। कौन सा मेथड्स पढ़े हमने, इंडक्टिव, डिडक्टिव, ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है, सिंथेसिस, एनालिटिक,
ठीक है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, 4 मेथड सुनने पड़े। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत टीचिंग मेथड में? No, ma'am. ओके, अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट 3 फ्रॉम यूनिट 3, इम्पोर्टेंस ऑफ समर प्रोग्राम, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, मैथ्स क्लब, कॉन्टेस्ट एंड फेयर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? मैथमेटिकल क्लब, मैथ्स क्लब होता है स्कूल में, आपके स्कूल में था। साइंस क्लब होता है, मैथ्स क्लब होता है, मैथ्स लैबोरेटरीज होती है, देखा है आप लोगों ने? ठीक है, मैथ्स लैबोरेटरी, मैथ्स क्लब होता है, देखा है आप लोगों ने? मैथ्स क्लब नहीं सुना? आपके स्कूल में मैथ्स क्लब नहीं था? समर प्रोग्राम, Yes, ma'am. सुना है मैम। ठीक है, होता है। ठीक है, जैसे साइंस क्लब Yes, होता ma'am. है, फिर मैथ्स क्लब होता है, सोशल क्लब होता है, इको क्लब, डिसिप्लिन क्लब, ये सभी तो होते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, तो वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं इनफॉर्मल लर्निंग में, या उस सब्जेक्ट को, इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज वगैरह कंडक्ट कराते हैं ना, तो ये इनका काम रहता है। ठीक है, अभी आपको देखते हैं समर प्रोग्राम इन लर्निंग मैथमेटिक्स। ठीक है, समर प्रोग्राम, तो समर में आप बताइए मुझे, आपके नियर बाय जैसे ही समर ब्रेक स्टार्ट होता है, मैथ से रिलेटेड कौन सी एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती है जो बच्चे मोस्टली करते हैं, या आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो? बताओ, अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, बताओ। क्यों? अबैकस और वैदिक मैथ्स तो हर जगह लगा हुआ है, देखा है आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो कुछ ऑब्जर्व भी किया करो आप लोग, है ना? अभी जैसे ही समर ब्रेक स्टार्ट होगा ना, अबैकस एंड वैदिक मैथ्स के आजकल बहुत ज्यादा हर जगह आपको ऐड मिल जाएगा। ठीक है, तो समर प्रोग्राम में समर ब्रेक एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मैथ्स से रिलेटेड एक्टिविटीज बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, और उससे बेनिफिट भी होता है, फायदा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक्यूरेसी वगैरह, स्पीड वगैरह बढ़ती है बच्चों की कैलकुलेशन की, वैदिक मैथ्स में जो ट्रिक सिखाई जाती है उससे कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ती है। ठीक है, तो ये भी है। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्टीट्यूट में जाते हैं बच्चे तो, ठीक है, कंफर्टेबल और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होता है। वो हमें स्कूल की तरह फॉर्मल कुछ भी नहीं होता है ना समर प्रोग्राम्स में, आप एकदम इनफॉर्मल तरीके से कैजुअल ड्रेसेस में जाओ, अपना फ्रेंड्स मिल रहे हैं, बातें करो, कोई डिसिप्लिन नहीं होता, और लर्निंग विद फन होता है। ठीक है, आराम से बच्चा सीखता भी है, रेगुलर अटेंडेंस एंड गोल सेटिंग होती है। ठीक है, कीप पेरेंट्स इन द लूप, प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, रेगुलर अपडेट देते रहते हैं अपने बच्चों को, तो पेरेंट्स बहुत इन्वॉल्व रहता है। जैसे बच्चा नर्सरी में पहली बार जाता है स्कूलों में, तो सारे दिन बच्चे ने क्या किया, डिफरेंट एक्टिविटीज, वीडियोस, ये सब शेयर करते रहते हैं ना, तो इसी तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन रहते हैं ना, तो वो शेयर करते रहते हैं, तो पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, वो भी खुश होते हैं। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में बच्चा घर से पढ़ता है, ठीक है, और पेपर देता है। ये जॉब के साथ साथ, ठीक है, जिसको पढ़ना है उनके लिए है ये। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, फ्लेक्सिबल शेड्यूल होते हैं, ठीक है, फी कम होती है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है, इसमें लर्नर और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज इसको करा रही है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज का वो क्या होता है, डिमेरिट क्या होता है? आपको टीचर से कोई डायरेक्ट, फैकल्टी से कोई डायरेक्ट वो कांटेक्ट नहीं हो पाता है, लर्निंग का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, लो एक्सेप्टेंस इन जॉब मार्केट। जब आप कॉरेस्पॉन्डेंस बीएड डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, आप मैथ्स की टीचिंग के लिए जाओगे स्कूल में इंटरव्यू देने, तो आपकी मैथ्स की नॉलेज देखी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मेन कोर्स ही आपने अगर डिस्टेंस से किया है ना, तो एक बार को तो सब वो सोचते हैं कि डिस्टेंस से किया है, इतना आता नहीं होगा। ठीक है, ये चीज सबके दिमाग में आ जाती है, पर ऐसा नहीं होता है। जिसको नॉलेज है ना उसको होती है, चाहे आप कहीं से भी करो, और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मैथ्स क्लब। मैथ्स क्लब का ऑब्जेक्टिव क्या है? लर्नर्स को डिफरेंट एक्टिविटीज में, मैथ्स डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज करना और मैथ्स का इंटरेस्ट बढ़ाना लर्नर के बीच में। ठीक है,
लेजर टाइम, फ्री टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना सिखाना, ठीक है। रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना, उसमें मैथ्स लग रहा है, ठीक है। या लूडो खेल रहे हो, उसमें मैथ्स लग रहा है, नंबर्स काउंट करने हैं, छोटे छोटे बच्चों को आप सिखा सकते हो। या बिजनेस खेल रहे हो, उसमें मनी का कॉन्सेप्ट सीखता है बच्चा, ठीक है। तो लेजर टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए जो चीजें हो रही है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं मैथ्स का यूज है। जैसे मैंने बोला मनी वाला गेम खेलते हैं, बिजनेस वाला, उसमें मनी का कॉन्सेप्ट सीख रहा है बच्चा, लूडो खेलता है नंबर सीख रहा है, चेस खेलता है उसमें रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल सेंस बढ़ रहा है बच्चे का, ठीक है। मैथ्स क्लब डिफरेंट एक्टिविटीज करवाता है, ठीक है, एंड हेल्प देम टू टेस्ट थ्योरीज लर्न इन देयर मैथ्स क्लासेस। और मैथ्स क्लासेस में थ्योरी बच्चे पढ़ते हैं ना, उसको प्रैक्टिकली करके देखने में, अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स टू इनिशिएट डिफरेंट प्रोग्राम, ठीक है। लर्नर्स भी डिफरेंट प्रोग्राम इनिशिएट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। स्किल ऑफ लीडरशिप स्किल बढ़ाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, जैसे मैथ्स क्लास में स्टूडेंट मेंबर भी होते हैं, उनको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना है, तो लीडरशिप क्वालिटी भी बढ़ती है, ठीक है। मैथ्स क्लास लर्नर्स को एंगेज करता है, जब हमें डिस्कशन, कॉन्टेस्ट, ठीक है, ये सब चीजें होती है, ठीक है। अब क्लब बनता कैसे है, क्लब का एक नाम रखा जाता है, ठीक है। जो मैंने मान लो आर्यभट्टा क्लब रख दिया, कुछ भी रख दो आप, मैथमेटिक्स रामानुजन क्लब रख लो, ठीक है। तो किसी मैथमेटिशियन के नाम पर आप क्लब का नाम रख सकते हो। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्लब, वो डिफाइन करो कि आपने ये क्लब बनाया है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है। मेंबर्स की डिटेल की लिस्ट बनानी पड़ेगी, जैसे टीचर मेंबर होंगे, और जैसे कुछ एक्टिविटी कराते हैं तो पैसे भी लगते हैं, तो ट्रेजरर होता है, सेक्रेटरी होता है, ठीक है। तो इस तरीके साइंस क्लब जब था हमारा स्कूल में, तो हम वॉल मैगजीन थी, वॉल मैगजीन नहीं, हम मैगजीन, साइंस मैगजीन पब्लिश करते थे, 3 मंथ्स में एक बार करते थे, क्योंकि उस टाइम पे एक हैंड रिटन होता था वो मैगजीन, ठीक है। और उसको फिर हम फोटोकॉपी करा के डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। तो हम 3 मंथ्स में एक बार करते थे। तो ऐसे ही आप मैथ्स की मैगजीन भी निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। बच्चों से आप लिखने को बोल सकते हो डिफरेंट मैथमेटिशियन के बारे में, कि आप मैथ्स का कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कोई फनी थिंग, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कुछ। तुम लोगों को हार्डी रामानुजन नंबर के बारे में पता है? डू यू नो अबाउट हार्डी रामानुजन नंबर? एनीबॉडी? Nobody in the class knows about Hardy Ramanujan number? नहीं पता किसी को? मैम 1729। ठीक है, इसके पीछे एक स्टोरी भी है, बाकी बच्चों को नहीं पता क्या होता है इसमें। जिसने बताया नंबर बताओ मुझे, स्पेशल क्वालिटी क्या है इसमें? चलो आपका होमवर्क है, या आपको ये भी नहीं पता आप मैथ्स के टीचर बनने जा रहे हो, हार्डी रामानुजन नंबर पढ़ो। बच्चों को कैसे सिखाओगे जब खुद ही नहीं आता? तो हार्डी रामानुजन नंबर के बारे में क्या स्पेशल फैक्ट है, क्यों रामानुजन ने नोटिस किया उसको, कहाँ नोटिस किया था? हार्डी के टैक्सी के नंबर के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। Hardy was Ramanujan's friend. When he came to visit Ramanujan, his taxi number was unique. ठीक है, तो रामानुजन ने वो डिजिट्स को नोट किया और बोला कि टैक्सी के नंबर में ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मुझे बताना है नेक्स्ट क्लास में। दैट नंबर इज नोन एज हार्डी रामानुजन नंबर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, इंटरेस्टिंग चीजें पता होनी चाहिए। जब तुमको ही नहीं पता ना, तो तुम बच्चे को कैसे इंटरेस्ट दिलवाओगे मैथ्स में? ठीक है, मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में, मैं सबको दे रही हूँ, होमवर्क है आपका, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्लब में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो प्रिंसिपल है, देखो प्रिंसिपल तो हर क्लब के मेंबर होते ही है, स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं ना वो सबके मेंबर होते हैं। फिर मैथमेटिक्स टीचर होगा, जितने मैथ्स के टीचर होंगे वो सारे होंगे। फिर ऑफिस बेयरर में प्रेसिडेंट बनाया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर, जो पैसे का हिसाब रखता है, ठीक है। ऑफिस बेयरर होते हैं, इसमें स्टूडेंट से होने चाहिए। जो ऑफिस बेयरर्स है ना, वो सारी ड्यूटी हम बच्चों को देते हैं, ताकि जो ट्रेजरर हो मनी के बारे में सीख जाए, लीडरशिप क्वालिटी आए। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सब हम स्टूडेंट्स में से ही सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैथ्स क्लब क्या क्या करवा सकता है? एजुकेशनल टॉक्स करा सकता है, लेक्चर्स करवा सकता है, रिनाउंड मैथमेटिशियंस के बारे में, ठीक है, की नोट्स बता सकता है, टीचर्स, मैथ स्पेशलिस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडेज ऑफ मैथमेटिशियन, ठीक है। रामानुजन का बर्थडे कब होता है?
अरे तुम लोगों को पता क्या है, यू आर गोइंग टू बी मैथ्स टीचर, पता करो। 22 वो दिसंबर, जमाना नहीं रहा, पुराना जमाना। हाँ बताओ। 22 दिसंबर। यस, पता होना चाहिए ना। पुराना जमाना गया जब टीचर आता था और बोर्ड पे मैथ्स लिखना शुरू, बच्चों ने कॉपी किया, मैथ्स वहीं पे खत्म। आजकल आपको मैथ्स को डिफरेंट सब्जेक्ट से लिंक करना है। मैथ्स मैथ्स जितनी भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आते हैं ना, मेन मुद्दा ही मैथ्स पे होता है कि बच्चा डर रहा है, फोबिया है बच्चों में मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स की बहुत बहुत ज्यादा बुरी हालत है। जितनी बुरी हालत है उतनी ही डिमांड में भी है। मैथ्स का जो अच्छा टीचर है ना, उसकी हर जगह पूछ है, क्योंकि सबको मैथ्स आती नहीं है, आती भी है, मतलब मुझे बहुत अच्छा आता है पर मैं समझा नहीं पा रही हूँ सामने वाले को। कल ये नहीं, मेरे पास डिग्रियां बहुत है, ठीक है, पर टीचर का काम होता है लर्नर को समझ में आना चाहिए। मुझे खुद को तो बहुत अच्छा आता है पर मैं समझा नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो जितना बुरा हाल मैथ्स के टीचर का है ना, उतना अच्छा हाल भी मैथ्स के टीचर का ही है। ठीक है, बहुत डिमांड में है। अगर आप अच्छा मैथ्स पढ़ाओगे तो बहुत डिमांड में हो। सैलरी भी अच्छी मिलती है, स्कूल भले ना पे कर रहे हो, इंस्टीट्यूशंस आर पेइंग अ वेरी गुड सैलरी टू गुड मैथ्स टीचर्स, बहुत अच्छी सैलरी देते हैं वो। ठीक है, तो वो जमाना गया, आपको हर चीज से लिंक करके लर्नर का इंटरेस्ट बना के और तब आपको मैथ्स पढ़ाना है। ठीक है, तो 22 दिसंबर इज रामानुजन बर्थडे, और हार्डी रामानुजन का नंबर आपका होमवर्क है, उसको करिए आप। ठीक है, डिस्कशन एंड डिबेट्स ऑन वेरियस टॉपिक्स एंड इश्यूज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। ठीक है, ये करवा सकते हो, क्विज करवा सकते हो, आप मैथ्स क्विज करवा सकते हो। ठीक है, मैथ्स फेयर लगा सकते हो, मैथ्स ओलंपियाड कंडक्ट करा सकते हो, एग्जीबिशंस भी करा सकते हो। ठीक है, एग्जीबिशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल एड्स चार्ट, सेमिनार वर्कशॉप भी हम करा सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। हाँ, पब्लिकेशन ऑफ मैगजीन, जैसे मैंने बोला हम साइंस मैगजीन निकालते थे, मैं अपने स्कूल टाइम की बात कर रही हूँ, हम 3 मंथ्स में निकालते थे। उस टाइम में मुश्किल है, हैंड रिटन, फिर कलेक्ट करना, फिर अपनी पढ़ाई भी होती थी, है ना, तो 3 मंथ्स में एक बार निकालते थे। तो मैथ्स की मैगजीन आप पब्लिश कर सकते हो। कैसे पब्लिश कर सकते हो? आप बच्चों को नोटिस डाल दो, ठीक है, लिख दो कि मैथ्स से रिलेटेड राइटिंग्स वो सबमिट करें, टिल डेट अपडेट एक डाल देना, बच्चे सबमिट करेंगे, फिर उसमें आप, ठीक है, टीचर की हेल्प लो, उसको सेग्रीगेट करो कौन से अच्छे हैं, किसको आप अपने मैगजीन में इन्वॉल्व करना चाहते हो। तो इस तरीके से आप मैगजीन पब्लिश कर सकते हो, मैथ्स मैगजीन। ठीक है, वीकली, मंथली, ईयरली, जैसे भी हो। हम 3 मंथ्स वाला करते थे, तो कैसे भी आप कर सकते हो। वीकली तो देखो पॉसिबल नहीं होता, बच्चों की अपनी भी पढ़ाई होती है ना, तो पॉसिबल नहीं है। मंथली यू कैन थिंक, पर वो भी बहुत मुश्किल है। तो आप ईयरली कर लो, एक साल में एनुअल फंक्शन में जैसे रिलीज कर दिया, या फिर आप, ठीक है, 2 बार हाफ ईयरली वाला कर सकते हो। उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं होता, इतना पढ़ाई का भी है आजकल बच्चों का, तो इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैथ्स क्विज की इंपॉर्टेंस है, तो ये आप खुद पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं, सबने पार्टिसिपेट किया होगा, सबको बताइए। ठीक है, मैथ्स फेयर, मैथ्स क्विज, मैथ्स फेयर, ये सब मैं नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये आप पढ़िए अपने आप, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स लैबोरेटरी, ठीक है, मैथ्स लैबोरेटरी, मैथ्स लैबोरेटरी में क्योंकि डिफरेंट इक्विपमेंट की हेल्प से, ठीक है, बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट आता है चीजों को करके देखने में, ठीक है, और समझने में भी उनको आसानी रहती है। ठीक है, अब मैथ्स लैब में क्या क्या मटेरियल होना चाहिए? कंक्रीट मटेरियल्स होने चाहिए, जैसे बीड्स हो गई, पेबल्स हो गए, ठीक है, ये सब समझाने के लिए, स्टिक्स हो गई, बॉल फ्रेम्स हो गए, सीड्स हो गई, बैलेंस हो गया, वेट वेट समझाने के लिए। ठीक है, मेजरिंग टेप्स हो गई, सीजर्स हो गए, पिन, अबेकस होना चाहिए, कार्डबोर्ड होना चाहिए, ठीक है, बोर्ड, पिन, चार्ट पेपर, ग्राफ पेपर, ये सब होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को बनाने के लिए आपको ये चीजें लगेंगी। फिर पिक्चर्स एंड चार्ट्स होने चाहिए, कोई भी लैब हो उसमें पिक्चर्स एंड चार्ट्स तो होने चाहिए, मॉडल्स होने चाहिए। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड होना चाहिए और ब्लैक बोर्ड होना चाहिए मैथ लैब। ठीक है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, एक बड़ा सा वुडन ज्योमेट्री बॉक्स आता है, अगर आपने देखा हो, उसमें टीचर समझाता है, तो इतने बड़े ब्लैक बोर्ड पे क्या हो, बच्चों के छोटे छोटे स्केल और पेंसिल से क्या आप एंगल ड्रॉ करना सिखा सकते हो? नहीं सिखा सकते। तो मैथ लैब में एक बड़ा सा वुडन ज्योमेट्री बॉक्स होता है, देखा है आप लोगों ने? Yes, ma'am. देखा है? हाँ बिल्कुल, बड़ा सा वुडन, और उसमें सारे पार्ट्स वुडन लकड़ी के होते हैं। ठीक है, वेइंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, एलिवेशन, डिप्रेशन, इनको समझाने के लिए, राइट एंगल वगैरह समझाने के लिए। तो ये सारे डिफरेंट इक्विपमेंट्स मैथ्स में जरूरी है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन मैथमेटिक्स करिकुलम? मैथ्स के करिकुलम में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का क्या रोल है?
मैंने क्या बोला, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में मैंने किन किन गेम्स का नाम लिया बताइए, बस ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। रिक्रिएशनल एक्टिविटी में मैंने कुछ गेम्स के नाम बताए, बताइए क्या क्या बोला था मैंने। चेस, लूडो, बिजनेस, बोला था ना, ठीक है। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का उसमें मैथ्स का यूज है, तो इसको आप पढ़ना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वाला, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने किए, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का करेंगे। इसमें अब लेसन प्लान, सबसे पहले हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट जैसे ही होगा, वी विल डू लेसन प्लान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेसन प्लान, ठीक है। टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।